तो आप सभी प्यारे प्यारे भाई और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का इस भैया वाले चैनल केटी बिहार बोर्ड चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप सबको पता है कि भैया वाले चैनल पर ना 30 दिन का फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें हम लोग हिंदी और इंग्लिश का क्रैश कोर्स ले रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस साल ना 90 प्लस चाहिए तो चाहिए। तो आज हम लोग का चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नेम त्रिक्ष है। अब देख पा रहे हो चैप्टर नेम त्रिक्ष है। तो आज हम लोग त्रिक्ष कंप्लीट करने वाले हैं। वन शॉट वीडियो होने वाली है जिसमें हम लोग त्रिक्ष के बारे में जो भी जानकारी होगी, इंपोर्टेंट बातें होंगे वो पढ़ेंगे और इसके बाद इसकी ऑब्जेक्टिव देखेंगे और उसके बाद इस चैप्टर के बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि यूं कहूं तो त्रिक्ष के लिए मतलब त्रिक्ष चैप्टर के लिए यह वीडियो काफी होने वाली है। यहां से आपका त्रिक्ष के बारे में जो भी जरूरी बात है वो क्लियर हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगी और साथ ही सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि अभी आपको बता दिए हैं कि वन शॉट देखने वाले हैं, साथ ही ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करेंगे कि भैया आप जो हमें पढ़ाए हैं ना वो तो समझ में आया कि नहीं आया। ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तब ना पता चलेगा। तो ऑब्जेक्टिव देखेंगे और इस चैप्टर से बनने वाले जो भी VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर नेम है त्रिक्ष, जो अभी हम लोग पढ़े हैं। हिंदी चैप्टर 12 है, मतलब चैप्टर नंबर 12 है और चैप्टर का नाम त्रिक्ष है और वन शॉट वीडियो होने वाली है वो बता दी गई है। तो सबसे पहले बात देखते हैं अबाउट राइटर। अबाउट राइटर का मतलब होता है लेखक परिचय। लेखक परिचय कहने का मतलब जो चैप्टर है त्रिक्ष, ये लिखित इनके द्वारा गया है। इनके लेखक का नाम क्या है, इनके लेखक का जन्म कब हुआ था, कहां हुआ था, ये सारी बातें। तो लेखक का नाम है उदय प्रकाश। आप देख पा रहे होंगे जो त्रिक्ष चैप्टर है ना, इनके लेखक का नाम है उदय प्रकाश, यानी कि उदय प्रकाश। पहला ऑब्जेक्टिव तो यही बनता है कि पूछ लेगा कि त्रिक्ष चैप्टर के लेखक कौन है, लेखक का नाम बताइए। तो त्रिक्ष चैप्टर के लेखक कौन है भैया, तो लेखक है उदय प्रकाश। पहला ऑब्जेक्टिव यहां से क्लियर होता है। और आपको बता दे इस बोर्ड पर जो एक एक लाइन लाई गई है ना, एक एक लाइन जरूरी है, एक भी लाइन को मिस मत कीजिएगा। ओके, तो इनके जो लेखक है वो उदय प्रकाश है। और उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था भैया, तो उदय प्रकाश जी का जन्म ना नया साल के दिन हुआ था। अब हम लोग नया साल कब बनाते हैं, न्यू ईयर कब मनाते हैं, 1 जनवरी को मनाते हैं ना 1 जनवरी को। मतलब अभी इंतजार भी हम लोग कर रहे हैं कि नया साल आएगा, 2025 का नया साल मनाएंगे। तो उदय प्रकाश जी का जन्म इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि त्रिक्ष के जो लेखक है उदय प्रकाश जी, उनका जन्म ना नया साल के दिन हुआ था। हो सकता है कि उस टाइम में यानी कि 1992 में नया साल नहीं मनाया जाता होगा, लेकिन आज तो हम लोग जो न्यू ईयर है, नया साल 1 जनवरी को ही मनाते हैं। तो उदय प्रकाश जी का जन्म ना 1 जनवरी 1952 को हुआ था। तो पहला क्वेश्चन ये है कि लेखक का नाम बताइए, तो लेखक का नाम हुआ उदय प्रकाश। और उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था, तो उदय प्रकाश जी का जन्म 1 जनवरी 1952 को हुआ था। ये तो जान गए कि भैया कि उदय प्रकाश का जन्म है ना वो 1 जनवरी को और 1952 को हुआ था, लेकिन कौन सा जगह पर हुआ था। जिस प्रकार हमारा और आपका जन्म आपके गांव, आपके शहर, आपके घर में हुआ था, आपके नाना घर हुआ था, आपके नानी घर हुआ था। लोग के जन्म कहां होता है, या तो नानी घर हुआ होगा, नहीं तो आपके अपने दादी के घर हुआ होगा। तो ये तो जान गया कि भैया उदय प्रकाश जी है ना, इनका जन्म 1 जनवरी को हुआ था। लेकिन 1 जनवरी को कहां हुआ था, तो क्या है जन्म स्थान, यानी कि उदय प्रकाश जी का जन्म स्थान क्या था, तो गांव का नाम है सीतापुर। गांव का नाम है सीतापुर, यानी कि सीतापुर नामक गांव में उदय प्रकाश जी का जन्म हुआ और 1 जनवरी 1952 को जन्म हुआ। ओके, और ये सीतापुर कहां है, तो ये छत्तीसगढ़ अंचल में है। ओके क्लियर। जिला कौन सा है, जिस प्रकार हम लोग का गांव है, हम लोग का जिला है, हम लोग का प्रखंड है, हम लोग का राज्य है, उस प्रकार इनका गांव तो था सीतापुर, हम लोग देख लिए, जो कि छत्तीसगढ़ अंचल में था। लेकिन जिला कौन सा था, तो जिला है ना शहडोल था और मध्य प्रदेश में था। यह ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि उदय प्रकाश जी का जन्म किस जिले में हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। और सब जानते हैं भैया कि मध्य प्रदेश है ना, ये मध्य प्रदेश तो हमारे भारत में ही है। और इसका नाम मध्य प्रदेश क्यों है, हम सबको पता है कि मध्य प्रदेश क्योंकि भारत के बीच में आते हैं, भारत के गोद में आते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश नाम है। तो पहला क्वेश्चन कि लेखक का नाम क्या है, तो लेखक का नाम उदय प्रकाश है। उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था, 1 जनवरी 1952 को इनका जन्म हुआ था। किस गांव में हुआ था, तो सीतापुर गांव में हुआ था। और किस जिला में हुआ था, तो शहडोल जिला में हुआ था। शहडोल जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है और मध्य प्रदेश हमारे प्यारे से भारत में पड़ता है। क्लियर है। अब पूछ रहा है माता पिता का नाम, यानी कि जो उदय प्रकाश जी थे ना, ये तो जान गए कि इनका जन्म इस समय हुआ था, यहां पे हुआ था, इस जिला में हुआ था, इस राज्य में हुआ था। लेकिन इनके माता पिता कौन थे, जिस प्रकार हमारी और आपकी जो पहचान है अभी वो माता पिता के नाम पर है ना, उसी प्रकार पूछ रहा है कि उदय प्रकाश जी के माता पिता का नाम क्या है।
तो उदय प्रकाश के माता पिता का नाम ना गंगा देवी एवं प्रेम कुमार है। देख लो भाई, गंगा देवी एवं प्रेम कुमार, गंगा देवी एवं प्रेम कुमार। यानी कि जो उदय प्रकाश जी है ना, इनके माता का नाम अगर पूछ ले कि निम्नलिखित में से उदय प्रकाश जी के माता का नाम क्या है, ऑप्शन दे देगा 4 गो, प्रभावती देवी, गंगा देवी, सीता देवी, लक्ष्मी देवी। तो क्या है? गंगा देवी है। ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं और एक एक ऑब्जेक्टिव आपसे बनवाएंगे। हम एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं बनाएंगे, 10 ऑब्जेक्टिव है, आप सही कीजिएगा। तो गंगा देवी है और पिताजी का नाम क्या है? तो प्रेम कुमार है। देखिए आपको क्लियर बता देते हैं कि माता के नाम से तो चांस कम रहता है कि ऑब्जेक्टिव पूछेगा, लेकिन पिता के नाम से ऑब्जेक्टिव पूछने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। यह पूछ लेगा कि उदय प्रकाश के पिता का नाम बताइए, निम्नलिखित में दे देगा जयप्रकाश नारायण, और भी 4-5 ऑप्शन दे देगा, एगो बीच में डाल देगा प्रेम कुमार। गलत करके नहीं आइएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि स्लाइड क्लियर होगा। जो भी जरूरी बात थी आपको बता दी गई है। ओके, तो अबाउट राइटर यानी कि लेखक के बारे में जो भी जानकारी थी, लेखक के बारे में जो भी परिचय थी, वो हम लोग जान चुके हैं। अब आया की पॉइंट। और देखो की पॉइंट देखते नहीं, जो हमारे भाई बहन लोग हैं ना, इनको डाउट होता है कि भैया की पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो की पॉइंट का मतलब यूं कहूं तो जो हम लोग लेकर आते की पॉइंट का कहने का मतलब VVI, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। यानी कि की पॉइंट में वही पॉइंट लाई जाती है, वही टॉपिक लाई जाती है, वही लाइन लाई जाती है ना, जहां से ऑब्जेक्टिव पूछने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। तो ध्यान दीजिएगा। पहला की पॉइंट, तो पहला पॉइंट क्या है सो देखिए। तो चैप्टर का नाम था त्रिच। ओके, तो क्या है देखिए, त्रिच कहानी का केंद्रीय भाव लेखक के पिता से संबंधित है। लेखक के पिता संबंधित है। और अगर आप क्वेश्चन बैंक सोल्व कर रहे हैं तो एक ऑब्जेक्टिव यहां से क्लियर हो रहा है, एक ऑब्जेक्टिव यहां से क्लियर हो रहा है। हम अंडरलाइन किए हैं ना कि लेखक के पिता से संबंधित। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछता है कि जो त्रिच चैप्टर है ना, त्रिच कहानी है, इसका केंद्रीय भाव किससे संबंधित है? लेखक के पिताजी से संबंधित है, लेखक के माताजी से संबंधित है, लेखक के पत्नी से संबंधित है, कि लेखक से संबंधित है? तो भैया आप लोग तो पढ़ रहे भैया वाले चैनल पर, केटी बिहार बोर्ड चैनल पर पढ़ रहे, तो आप चिल्ला चिल्ला के बोलिएगा कि नहीं, भैया वाले चैनल पर हमको पढ़ाया गया था कि त्रिच जो कहानी है ना, इसका केंद्रीय भाव लेखक के पिताजी से संबंधित था। ध्यान दीजिएगा। पहला लाइन क्लियर। दूसरा लाइन देखिए क्या है। दूसरा लाइन, इसका संबंध लेखक के सपने से भी था। मतलब ये तो बोल दिए ना कि जो त्रिच कहानी है ना, लेखक के, इसका केंद्रीय भाव है ना, वो लेखक के पिताजी से संबंधित था। लेकिन आगे यो भी जोड़ा है कि इसका संबंध ना लेखक के सपने से भी था। हम लोग जो सपना देख रहे हैं ना कि इस प्रकार जो 2025 का एग्जाम होने वाला है ना, हम ही करेंगे जिला टॉप, हम ही करेंगे बिहार टॉप, हम ही करेंगे स्कूल टॉप, या फिर हम ही करेंगे कॉलेज टॉप, या फिर हम ही करेंगे कोचिंग टॉप। ये आप लोग का सपना होगा, या फिर ये होगा कि हम 400 नंबर लाएंगे। उसी प्रकार जो इस चैप्टर जो ही कहानी है ना, इसका संबंध लेखक के पिताजी से भी था और लेखक के सपनों से भी था। तो ये दो ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट क्लियर हो रहा है। अगला चैप्टर पॉइंट देखिए क्या है। इस कहानी में गांव एवं शहर की विवेचना की गई है। यानी कि जो त्रिच कहानी है ना, इस चैप्टर में गांव और शहर की विवेचना की गई है। देखो इतना तो हम लोग जानते हैं, गांव का रीति रिवाज और शहर का रीति रिवाज दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क, बहुत ज्यादा फर्क है। तो वही बताया जा रहा है कि इस कहानी में, कौन सी कहानी में? तो भैया पढ़ रहे त्रिच कहानी, तो त्रिचे कहानी में ना होगा। तो त्रिच कहानी में गांव एवं शहर की विवेचना की गई है। अगला ऑब्जेक्टिव इस लाइन से कैसे वो बताते हैं। तो ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से पूछ सकता है कि त्रिच कहानी में किस चीज की विवेचना है, किस चीज की बात की गई है? तो भैया गांव एवं शहर की विवेचना की गई है। इसमें यह बताया गया है कि जो शहर की जो रिलेशन होता है ना, वो बस नाम मात्र रिलेशन होता है, काम मात्र रिलेशन होता है। अगर आप में से कोई भी भाई हमारे बहन अगर शहर के हैं ना, तो वो जानते होंगे कि भैया जो शहर का रिलेशन होता है ना, शहर का जो रिलेशन नाता होता है ना, बस काम का होता है, पैसा का होता है। काम बना हम नहीं जान रहे, लेकिन गांव का एक ऐसा रिलेशन है। आप गांव में रह रहे, टोला मोहल्ला समाज में रह रहे ना, आपको पता होगा यहाँ का लोग बहुत साथ देता है। गांव के लोग ना, गांव के अदर लोग नहीं लगते हैं, हमारे आसपास के पड़ोसी लगता है कि अपन चच्चा है, लगते हैं कि अपन भाई है, लगते हैं कि अपन बाबा है, अपन दादाजी है। लगता है कि नहीं लगता है? तो वही बताया गया है कि त्रिच चैप्टर में गांव एवं शहर की विवेचना की गई है। ऑब्जेक्टिव क्लियर। अगला लाइन देखिएगा क्या है। इसके अंतर्गत शहर का जन्मजात भयभीत होता है। लिख लो। हम जो जो पॉइंट अंडरलाइन कर रहे हैं ना, बॉक्सा में घेर रहे हैं ना, यूं ही नहीं कि कलम चलाने का मन कर रहा है, पेन चलाने का मन करता है अंडरलाइन कर दिए, नहीं। जो जरूरी बात है, जो ऑब्जेक्टिव पूछता है, उसको अंडरलाइन कर रहे हैं। तो यहां क्या कहा गया है कि इसके अंतर्गत शहर का जन्मजात भयभीत होता है। किसके अंतर्गत?
किसके अंतर्गत शहर का जो जन्मजात होता है भयभीत होता है? तो कहानी के अंतर्गत, लेखक के अंतर्गत। तो वही पूछा गया है। शहर का जन्मजात कैसा होता है? तो शहर का जन्मजात ना भयभीत होता है। और ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, ये PYQ क्वेश्चंस है कि किसके अंतर्गत ना, या फिर शहर का जन्मजात त्रिच कहानी के अंतर्गत कैसा होता है? बहुत ही ज्यादा सुखमय होता है, दुखमय होता है, या फिर भयभीत होता है कि कुछ नहीं होता है? तो क्या होता है भैया? तो आप भैया वाले चैनल पढ़े कि भयभीत होता है। अगला लाइन पर ध्यान दीजिए, क्या है? लेखक के पिताजी 55 साल के वृद्ध व्यक्ति थे। कितने साल के? कितने साल के? देख लो भैया, देख लो, कितने साल के? कितने साल के? 55 साल के। 55 साल के। यह 55 ऐसे लिखा गया है, ऐसे नहीं लिखा गया है, 55 साल के। यानी कि लेखक के जो पिताजी थे ना, जो लेखक के पिताजी थे वो 55 साल के वृद्ध व्यक्ति थे। कितने साल के? 55 साल के वृद्ध व्यक्ति थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उदय प्रकाश जी के पिताजी कितने साल के, मतलब कितने साल के वृद्ध व्यक्ति थे? कितने साल के? तो 55 साल के वृद्ध व्यक्ति थे। अब भैया वाले चैनल पढ़ रहे हैं गलत तो आप नहीं कीजिएगा, पूरा उम्मीद है। इसका एगो एगो 2 मिनट आपका टाइम लेते हैं, बहुत जरूरी बात बता दें। ये त्रिच हो सकता है आपको वर्ड समझ में नहीं आता होगा। तो त्रिच है ना, त्रिच एक जानवर का नाम है। अगर इंग्लिश में बोले तो लिजार्ड। और अभी भी नहीं समझ में आया तो बता रहे हैं, ये त्रिच एक जानवर का नाम है जो ना यूं कहूं तो सांप की तरह बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है। जिस प्रकार सांप के काटने के बाद मरने की, जो मृत्यु होने की संभावना बहुत ही ज्यादा रहती है, इसके काटने जो है ना लिजार्ड, इसके काटने के बाद भी मरने की, मतलब मृत्यु होने की संभावना बहुत ही ज्यादा रहती है। तो ये त्रिच यहां से आया है। और एक और बात इस चैप्टर में देखिए, आप अगर गांव मोहल्ला से हैं या फिर कहीं भी रहते हैं तो एक वो बात आप जरूर सुने होइएगा। जैसे कि ऐसा हुआ होगा कि आपके घर के आसपास के कोई लोग जिन्हें कभी सांप काट लिया हो, ठीक है? तो सांप काटा, पहले के हम लोग क्या करते हैं? तो अगर सांप काटा होगा तो पहले उसको झाड़ फूक करवाया जाता है पंडित वगैरह से, और वो ओझा वगैरह से झाड़ फूक कराया जाता है रात में। मान लीजिए सांप को सांप काट लिया तो रात में पहले झाड़ फूक कराया जाएगा। झाड़ फूक से ठीक नहीं होगा तो फिर कल सुबह होकर उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे, शहर में ले जाएंगे हॉस्पिटल ठीक करवाने। और ये भी होता है बहुत बार कि जाते जाते उस व्यक्ति की रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। और जो बोले है ना, ये फालतू बात नहीं बोले हैं, एक असल बात बताए, जो ही बात बोले है ना, इस चैप्टर की कहानी है, ये कहानी ही इस चैप्टर, मतलब जो कहानी है ना इसी पर बेस्ड इस चैप्टर है। अभी समझाते हैं कैसे। सांप काटा शाम को, रात में ओझा भगता, बिहान में ले गए, मतलब कल सुबह होकर ले गए शहर हॉस्पिटल में। बहुत संभावना होती है कि रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है, या फिर हॉस्पिटल पहुंचते तो हॉस्पिटल मृत्यु हो जाती है। वही कहानी है इस चैप्टर का, हम समझाते हैं ना आसान भाषा में। ये स्लाइड क्लियर है? अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये रहा अगला स्लाइड, देखिएगा अगला स्लाइड क्या है, ध्यान से दीजिएगा। देखने में बड़ा बड़ा लाइन लग रहा होगा ना, यूं समझाएंगे ना कि मतलब पता नहीं चलेगा कि इतना पढ़ लिया और ऑब्जेक्टिव भी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या है, पिताजी मितभाषी। मितभाषी वर्ड को हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। मितभाषी वर्ड का मतलब होता है कम बोलने वाला, या फिर जो आवश्यकता पूर्वक बोले, जितना आवश्यकता है उतना ही बोले, उसे बोलते हैं मितभाषी। तो ऑब्जेक्टिव तो यहीं से पूछ लेता है कि मितभाषी शब्द का अर्थ बताइए क्या होता है। तो मितभाषी शब्द का अर्थ होता है कम बोलने वाला तथा आवश्यकता अनुसार बोलने वाला, जितना जरूरी है उतना ही बोलना। और एक और बात, जो व्यक्ति आपके टोला मोहल्ला या फिर घर और या फिर आपके घर में होंगे जो कम बोलते हैं, हर के टोला मोहल्ला में एगो आदमी तो ऐसा होंगे ही जो कम बोलते हो, ठीक है? तो आप खुद सोचिए, हम सोचने के लिए बोले, सोचिए आपके आसपास जो वो व्यक्ति होंगे जो कम बोलते होंगे, और खासकर बुजुर्ग व्यक्ति जो कम बोलते होंगे, तो आप लोग उनसे बात बहुत कम करते होंगे। इसलिए नहीं कि वो कम बोलते हैं, इसलिए कि वो कम बोलते हैं, क्या पता टोकेंगे गुस्सा आ जाएंगे। ऐसा होता है ना हम लोग के माइंड में कि हमारे आसपास में कोई व्यक्ति होते हैं जो कम बोलते हैं, तो हम लोग को डर लगता है उनको टोकने से कि कहीं गुस्सा आ जाएंगे। वही बात है कि इनके जो पिताजी थे ना, पिताजी मितभाषी थे। मितभाषी मतलब कम बोलने वाले थे, कम बोलने वाले को मितभाषी बोलते हैं। उनका कम बोलना, मतलब उनका कम बोलना ना हमेशा मुंह में तंबाकू का भरा हो, मतलब था। यानी कि ये तो जान गए कि लेखक के जो पिताजी थे ना वो मितभाषी थे, वो कम बोलते थे। इन कम बोलने का एक रीजन ये भी था ना कि उनके मुंह में हमेशा तंबाकू भरल रहता है। जिस प्रकार आज के गांव घर के लोग सब हमेशा बुढ़ाऊ बोलते हैं तो बुरा मत मानिएगा, गांव घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं खैनी खैनी समझ रहे ना, खैनी मिलाते हैं और इस प्रकार खैनी वगैरह डाला जाता है और खाया जाता है। तो खैनी मुंह में ढले रहेंगे तो कुछ बोलबे नहीं करेंगे। और जो लोग गुटखा खाते हैं, अगर वो मुंह में गुटखा रखे हैं तो कुछ बोलेगा कि, एगो एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई लड़का गुटखा खा के बैठ गए, लड़का नहीं, कोई भैया हमारे अंकल गुटखा खा के चौराहा पर बैठे हैं और आप बाइक लेके कहीं जा रहे हैं और पूछ लीजिए ना कि ये रास्ता कहाँ जाएगा, तो बोलेगा इसी प्रकार से ना बोला जाता है। कहने का मतलब है कि कम बोलना ये नहीं था, कम नहीं, मतलब कम बोलने का एक रीजन ये भी था कि उनके मुंह में तंबाकू का होना, तंबाकू भरा भी रहता था। क्लियर क्लियर। अगला देखिए, उनका
बच्चे उनका आदर करते थे तथा उनकी कम बोलने की आदत के कारण सहमे भी रहते थे। मतलब जो बच्चे थे ना, वो उनके पिताजी की आदर तो बहुत करते थे, लेकिन वो कम उनके पिताजी बोलते थे ना, इस वजह से बच्चा उनसे सहमे रहते थे। सहमे मतलब डरा हुआ रहते थे। अभी बोले हैं कि जो आपके टोला मोहल्ला में या फिर घर में जो कम बोलने वाले व्यक्ति होंगे, उनको टोकने में आपको डर लग रहा होगा, इसलिए ना, क्योंकि आपको लग रहा हो कि कम बोलते हैं, कैसा व्यक्ति है पता नहीं, टोक देंगे तो गुस्सा आ जाएंगे, झाड़ वाड़ देंगे तो फिर बुरा मान के मुंह लटका के हमको जाना पड़ेगा। तो वही बोला है कि कम बोलते थे लेकिन बच्चा उनका आदर भी करते थे, लेकिन बच्चा ना कम बोलने के कारण सहमे भी रहते थे, सहमे कर तो डरे हुए रहते थे, सहमे हुए रहते थे। क्लियर? ये लाइन तो बड़ी प्यार से समझ में आया होगा, जितना प्यार से हम समझाए हैं। अगला लाइन देखिए, अगला लाइन देखिए क्या है। एक दिन शाम को जब वे टहलने निकले तो एक विषैले जंतु त्रिछ ने उन्हें काट लिया। हम अभी आपको एग्जांपल देकर समझा के आए हैं कि किसी को सांप वगैरह काट ले शाम को, तो वही बात है कि एक दिन शाम को यह भी पूछता है कि लेखक के पिताजी को त्रिछ कब काटा। भाई शाम में काटा, क्लियर लिखा हुआ है। तो एक दिन शाम को जब वो टहलने निकले तो एक विषैले जंतु त्रिछ ने, कौन जंतु? तो त्रिछ ने उन्हें काट लिया। उसका विष सांप की तरह जहरीला तथा प्राणघातक होता है। हम पहले बताए हैं कि जो त्रिछ है ना, इस सांप की तरह बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है और सांप की तरह प्राणघातक होता है। प्राणघातक कहने का मतलब है कि मृत्यु होने की संभावना है बहुत ज्यादा है, ये काट ले। तो वही बोल रहा है, क्लियर, कि लेखक के जो पिताजी है ना, उस शाम को एक दिन टहलने के लिए निकले। ठीक, तो टहलने के निकले तो उसी समय ना एक विषैला जंतु त्रिछ ने उन्हें काट लिया। त्रिछ काट लिया। कब काटा? शाम को काटा। उसका विष, किसका विष? इस त्रिछ का विष है ना, जो विष मतलब जहर, त्रिछ का जहर सांप की तरह ही जहरीला होता है और सांप की तरह ही क्या होता है? प्राणघातक होता है। ऑब्जेक्टिव यू भी बना सकता है कि किस प्रकार के जंतु ने लेखक के पिताजी को काट लिया था। तो विषैले जंतु त्रिछ ने काट लिया था और त्रिछ का जो जहर होता है ना, बहुत ही ज्यादा घातक होता है और प्राण घातक होता है। क्या लिखा हुआ है? प्राण घातक होता है और तथा बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है। उम्मीद है कि ये स्लाइड आप लोगों को बहुत ही प्यार से समझाए होंगे और समझ में भी आई होगी। चलिए अगला स्लाइड पे चलते हैं। हई रहा अगला स्लाइड, ई रहा अगला स्लाइड। ध्यान दीजिए क्या है। रात में झाड़ फूक, बाबू आ गया झाड़ फूक, ध्यान दीजिएगा क्या है। रात में झाड़ फूक तथा इलाज चला, मतलब रात में झाड़ फूक चला और गौवा डॉक्टर, ये डॉक्टर नहीं होता झोला छाप डॉक्टर, जो एगो साइकिल के पीछे बांध लेंगे बोरा और भर गांव घूमेंगे, या फिर मोटरसाइकिल पर एगो बैग टांग लेंगे, भर गांव घूमेंगे और कहेंगे अपने आप को, बोलेंगे हम एक डॉक्टर है। तो वही है कि गांव मतलब रात में झाड़ फूक तथा इलाज चला। दूसरे दिन सुबह उन्हें शहर की कचहरी में मुकदमे की तारीख के क्रम में जाना था। मतलब जिस शाम को उनको त्रिछ काट लिया था, विषैला जहरीला जानवर काट लिया था, उसी रात को झाड़ फूक कराया गया कि झाड़ फूक से ठीक हो जाए। ओके, और साथ ही आसपास के डॉक्टर से इलाज भी करवाई गई। और उसके कल सुबह ना लेखक जी के पिताजी को कचहरी जाना था। कचहरी मतलब होता है अदालत में जाना था, कोर्ट में जाना था। और कोर्ट में क्यों जाना था? मुकदमे के सिलसिले में, मुकदमे के तारीख के क्रम में उन्हें कोर्ट जाना था। तो आगे देखते क्या है। तो घर से वे गांव के ही ट्रैक्टर पर सवार होकर शहर रवाना हुए। क्या बोल रहा है कि ये तो जान गए ना कि उनके पिताजी को ना शहर जाना था और शहर में कोर्ट जाना था, कचहरी जाना था। कचहरी क्यों जाना था? तो मुकदमे की तारीख पर जाना था। अब जाना है तो पैदले तो जाएंगे नहीं, तो गए कैसे? घर से हुए गांव के ही ट्रैक्टर पर सवार होकर, मतलब गांव के ही एक ट्रैक्टर पर बैठ गए। अब बोले चलो भाई शहर। मान लीजिए आप पैदले आसपास के कोनो जगह जा रहे हैं और बगल से कोई बैलगाड़ी जा रहा है, तो आप बोलिएगा ना कि पैदल चले से अच्छा कि वहीं पर बैठ जाए। तो उसी प्रकार लेखक के पिताजी ट्रैक्टर पर सवार हुए, बोले कि चलो भाई शहर चलते हैं। आगे पढ़ते क्या है। वे त्रिछ द्वारा काटे जाने की घटना का वर्णन ट्रैक्टर पर सवार अन्य लोगों को कराते हैं। मतलब कल शाम को उनको त्रिछ काट लिया था, कल शाम को उनको जहरीला जानवर काट लिया था। ये बात ना ट्रैक्टर पर बैठ के, जो ट्रैक्टर पर के कुछ लोग होते हैं उनको भी बताते हैं। कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और कल रात को आपके साथ कुछ घटना हुआ है, तो आसपास के बैठे लोग सब बतियाइए लीजिएगा कि हे होय बरियाती में गए थे ना, तो इन्ना मार हुआ था
कि क्या कहे कि जान बचा के भागे, नाश्ता करने बरियाती में गए थे, नाश्ता भी हाथ नहीं लगा। सोचे थे कि 5-5 को मिठाई तोड़ेंगे, लेकिन मार उखड़ गया। क्या कहते हैं कि भागना पड़ा जान बचा के, कि नाश्ता नाश्ते तो रह गया और भोजबो ठीक से नहीं खाए। आप आसपास के लोग से बात कर रहे हैं, उसी प्रकार ये ट्रैक्टर पर बैठे ना, तो इनको जो त्रिश काट लिया था, तो आसपास के लोगों से, मतलब वो ट्रैक्टर पर बैठे लोगों से बात किए, चर्चा किए। यहां तक पढ़ लिए, आगे देखे। ट्रैक्टर पर सवार उनके सहयात्री मतलब जो उनके साथ यात्रा कर रहे थे, पंडित राम अवतार, ये प मतलब पंडित है, ठीक ना। पंडित राम अवतार, इसको हम अंडरलाइन कर ले, बहुत ही जरूरी नाम है। पंडित राम अवतार ज्योतिष के अलावा वैद्य भी थे। देख लो, मान लो कि आप जा रहे हो बस में बैठ के कहीं, और आप चर्चा कर रहे हो कि हम हई शादी में गए थे ना, तो ऐसे ऐसे हुआ था कि नाश्ता भी ढंग से नहीं मिला था और जान बचा के भागे थे। खेते खेते दौड़ते भागे थे कि गाड़ी छोड़ बैठ के गए बोलेरो स्कॉर्पियो में, और उन्हीं से खेते खेते भागना पड़ा, ठीक है। और उसी आपके बस वाले सीट के पीछे लड़का के बाबू बैठल हो, और आप मुंह देखिएगा तो क्या होगा, और मतलब उसको पता है। तो हम ये इसलिए समझा रहे थे कि जो आपस में बैठ के ट्रैक्टर में बतिया रहे थे ना कि हमको त्रिश काट लिया है ऐसे वैसे, तो उनके साथ एक आदमी यात्रा कर रहे थे जो पंडित राम अवतार नाम थे। वो एक ज्योतिष तो थे ही, और साथ ही एक वैद्य भी थे, साथ ही एक डॉक्टर भी थे। वैद्य मतलब डॉक्टर समझ लेते हैं, एक डॉक्टर भी थे। अब वो सुन लिए कि भाई इनको काट लिया है, तो जायज सी बात है, को बोलेंगे कि सुनिए ना कि हमको इसका इलाज है, कि हम आपका इलाज कर देंगे। इसी प्रकार का बात होगा। पढ़ते आगे क्या है। उन्होंने रास्ते में ट्रैक्टर रोककर उनका उपचार किया, उचार नहीं, उनका क्या किया, उनका उपचार किया। वो जो थे ना उसके साथ वो यात्रा कर रहे थे, वो एक डॉक्टर भी थे, एक वो वैद्य भी थे। तो बोलोगे भैया कि आपको जो त्रिश काट लिया ना, हमको इसका इलाज पता है, कि तनका जब ट्रैक्टर रोकिए, हम आपका इलाज कर देंगे। तो वही किए कि उन्होंने रास्ते में ट्रैक्टर को रोक कर उपचार किया। हम इतना डिटेल में काहे लेके आए हैं बताए, और इतना चिल्ला चिल्ला काहे लाए हैं बताए, समझाए कि काहे समझा रहे हैं। क्योंकि अगर आपसे समरी पूछ ले इस चैप्टर से, तो इस चैप्टर का एक एक कहानी आपको पता हो और आप समरी भी लिख के आ जाए, इसलिए डिटेल में बता रहे हैं। नहीं तो यूं एक एक पॉइंट लेके आते और यूं बता के निकल जाते, 10 ऑब्जेक्टिव सोल्व करवा देते और आपको बोलते कि हम अच्छा पढ़ाते हैं। नहीं, आपका नंबर आना जरूरी है, इसलिए इतना बड़ा बड़ा लाइन लिख रहे हैं और इतना डिटेल में समझा रहे हैं। क्लियर। आगे देखिए। धतूरे के बीज को पीसकर उबालकर काढ़ा बनाकर उन्हें पिलाया गया। मतलब ट्रैक्टर से उतार कर उनका इलाज कर किए कि चलो हम आपका उपचार करते हैं। तो उपचार में क्या किए, धतूरे के बीज को पीसे। धतूरा वो पेड़ पौधा होता है या फिर फूल होता है, उनके बीज को पीसे। उसके पीसने के बाद उसको उबाल कर काढ़ा बनाए। वही काढ़ा है जो हम लोग के लॉकडाउन में ना, हम लोग के मम्मी पापा बहुत पिलाए थे। याद होगा सबको, याद होगा लॉकडाउन में काढ़ा बहुत पिलाया गया है, बहुत ज्यादा काढ़ा पिलाया गया है। ओके, तो वही है कि धतूरे के बीज को पीसकर उबालकर काढ़ा बनाया गया और उनको पिलाया गया। ओके, ये स्लाइड बहुत ही प्यार से समझाए हैं और उम्मीद है कि बहुत ही प्यार से आप लोगों को समझ भी आया होगा। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं और आगे देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। अगला पॉइंट ये रहा। ट्रैक्टर आगे बढ़ा तथा शहर पहुंचकर लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से उतरकर कचहरी के लिए रवाना हुए। इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, एक बार पढ़ लीजिएगा, क्लियर है। कहा है, ट्रैक्टर आगे बढ़ा और शहर पहुंचा। लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से उतर गए और कचहरी जाने के लिए रवाना हुए कि भाई अब ट्रैक्टर डायरेक्ट कचहरी में तो पहुंचा नहीं देगा, उस सबका रूट होता है कि रास्ते से जाएगा। तो वहां से उतरे और बोले कि अब हम चल जाएंगे कचहरी, और उतरकर कचहरी के लिए रवाना हुए। अगले पॉइंट देखते क्या है। यह समाचार पंडित राम, वो जो समाचार है ना, ये समाचार है पंडित राम अवतार जी ने गांव आकर बताया। अब ये देखो, जो कहानी बता है ना कि ट्रैक्टर पर चढ़ रहे हम लोग को बताए, एगो वैद्य उनका इलाज किए, फिर ट्रैक्टर रोक कर उनके पिताजी कचहरी चल गए, ये पूरा बात है ना। ये पंडित जी जब घरे आए ना, तो घरे आकर ये सब बात बताया कि बाबू ऐसा ऐसा हुआ था। आगे क्या है, क्योंकि लेखक के बापूजी, लेखक के पिताजी शाम को घर नहीं लौटे थे। यानी कि लेखक के पिताजी इधर से गए, शहर गए, और राम अवतार पंडित जी के साथ है गए, लेकिन उनके पिताजी नहीं लौटे। पंडित जी घरे पहुंचे और पंडित जी घरे पहुंच के सब कहानी बताए, क्योंकि उनके पिताजी घरे नहीं पहुंचे थे। और क्यों नहीं पहुंचे वो बताते हैं। विभिन्न स्रोतों से उनके विषय में निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त हुई। ट्रैक्टर से उतरते समय उनके सिर में चक्कर आ रहा था तथा कंठ सूख रहा था। मतलब लेखक के अभी बताए है ना कि लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से उतर कर और कचहरी के लिए रवाना हुए, तो जिस समय ट्रैक्टर से उतरे ना, उनका सर भी दर्द कर रहा था और उनका गला भी सूख रहा था। और ये बात कौन बताए, तो ये बात हमारे पंडित राम अवतार जी बताए। घरे आकर बोले कि देखिए कि बात कुछ ऐसा है कि जब वो कचहरी जाने के लिए ट्रैक्टर से उतरे ना, तो उनका सर भी दर्द कर रहा था और उनका गला भी
तक सूख रहा था। यहाँ लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ, जब उतरे तो सिर में चक्कर आ रहा था और तथा कंठ भी सूख रहा था लेखक के पिताजी का। कुछ समझाने वाला नहीं है, आगे चलिए, समझने वाली मतलब यूं कॉमन सेंस की बात है, बहुत ही प्यारी बात है। आगे चलते हैं, क्या है अगला पॉइंट देखिए। किंतु वहां उन्हें पागल समझकर कॉलोनी के छोटे बड़े लड़कों ने उन पर पत्थर बरसाने लगे और सभी कसर निकाल दी। लेकिन लेखक के पिताजी को ना पागल समझ लिया वहां के लड़का सियान, मतलब बच्चे, वहां के बच्चे, छोटे बड़े बच्चे लड़कों ने पागल समझकर उन पर पत्थर बरसाना स्टार्ट कर दिया। होता है कि अब शहर जाओ तो कभी कताल ऐसा हो, हालांकि नहीं होता, बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन इनके पिताजी को ना पागल समझ लिया और कॉलोनी के लोग, बच्चा लोग, और पत्थर से मारना स्टार्ट कर दिया। पत्थर खूब बरसाया और सभी कसर निकाल दी, मतलब बहुत मारा। उनका सारा शरीर लहूलुहान हो गया था। यानी कि लेखक के पिताजी को इतना पत्थर बरसाया, इतना पत्थर से पीटा कि लेखक के पिताजी का ना पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था, मतलब बहुत ही ज्यादा खून निकल गया था, लहूलुहान हो गया था। क्या है, घिसते पीसते लगभग शाम के 6 बजे सिविल लाइंस के सड़क की पटरियों पर बनी मोचियों की दुकान में से गणेशवा मोची की दुकान के अंदर चले गए। देखो कहानी है कि जो इस कॉलोनी के बड़े छोटे बच्चे थे, वो पत्थर से उन्हें पीट दिया और बहुत ही मतलब पत्थर बरसाया, जिसके कारण लेखक के पिताजी का मतलब पूरा बॉडी से खून निकलने लगा, वो लहूलुहान हो गया। तो घिसकते उसकते शाम के 6 बजे ना वो पहुंचे। कहाँ पहुंचे? ये जो मोची थे ना, मोचियों की दुकान, गणेशवा एगो मोची था, एगो मोची का नाम गणेशवा था, उनके दुकान पर पहुंचे। और ये जो गणेशवा मोची था ना, ये जो लेखक के गांव के बगल का था, तो ये पहचान लिया कि आप तो ये है, मतलब पहचान लिया कि अरे आप तो ये है। तो यही है आगे कहानी कि गणेशवा मोची उन्हें उनके बगल के गांव के रहने वाला था, उसने उन्हें पहचाना। किन्हें? लेखक के पिताजी को गणेशवा मोची पहचान लिया। कुछ ही देर में उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि जब मोची की दुकान पर उनके पिताजी पहुंचे, लेखक के पिताजी, तो मोची वाले तो पहचान लिए कि अरे आप तो आप है, और ये कैसे हुआ, आपको ये कौन मारा, कैसे खून निकल रहा है, ये बोले होंगे मोची जी। और वहां पहुंचने के कुछ ही देर बाद ना लेखक की पिताजी की मृत्यु हो गई। तो ये है, तो ये पूछ सकता है कि लेखक के पिताजी की मृत्यु कहाँ हुई? तो गणेशवा मोची के पास पहुंचने के बाद हुई थी। और या फिर ये पूछ ले कि लेखक के पिताजी की मृत्यु होने का मेन कारण क्या था? तो लहूलुहान होना, या फिर अधिक खून बह जाना, या फिर रक्तस्राव होना। ओके, अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड खत्म, मतलब हो गई क्लियर। इस चैप्टर को बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे से आपको समझा दिया है। उम्मीद है कि आपको बहुत ही प्यार से समझ में आ गया होगा और एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब ऑब्जेक्टिव की बारी, ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार रहिएगा। 10 गो ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। ओके, चलिए, ये रहा ऑब्जेक्टिव नंबर 1। उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? अभी हम लोग पढ़ रहे थे, आप लोग वीडियो पॉज करके आंसर दीजिएगा। उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? तो अभी ये पढ़ रहे हैं कि भैया त्रिश कहानी है ना, वो उदय प्रकाश जी की है। जो त्रिश कहानी है यह उदय प्रकाश जी की है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके सामने। लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? इलाज करवाने के लिए गए थे, या फिर सामान खरीदने के लिए गए थे, या किसी से मिलने गए थे, या फिर अदालत की पेशी के लिए गए थे? तो सब बोले कि भैया इलाज करवाने नहीं गए थे, सामान खरीदने नहीं गए थे, किसी से मिलने नहीं गए थे, बल्कि वो अदालत में गए थे, बल्कि वो कोर्ट में गए थे, बल्कि वो कचहरी में गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके सामने। पंडित राम अवतार जी क्या थे? ये ज्योतिष थे, वैद्य थे, राजनेता थे, या फिर ज्योतिष और वैद्य दोनों थे? तो आपको बड़ी प्यार से समझाए थे कि जो है ना, ये पंडित राम अवतार जी ये ज्योतिष के साथ साथ वैद्य भी थे। तो सब बोले भैया इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके सामने। त्रिश कहानी के कहानीकारक कौन है? ये तो लेखक के नाम पूछ रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है। बालकृष्ण भट्ट है नहीं, गुलेरी जी है नहीं, अज्ञेय जी है नहीं, बच गए उदय प्रकाश जी। तो इनके लेखक उदय प्रकाश जी है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके सामने। पिताजी की मृत्यु कैसे हुई? त्रिश के काटने से हो गई, या फिर धतूरे के जहर से हो गई? धतूरा का पिलाया गया था, तो धतूरा के बीज को पीस कर काढ़ा बनाकर पिलाए थे ट्रैक्टर पर रोक के। तो यह क्या धतूरे के जहर से हो गया था, या दुर्घटना से हो गया, एक्सीडेंट से हो गया था, या फिर मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से हुआ था? तो त्रिश के काटने से नहीं हुआ था भाई, त्रिश के काटने से नहीं हुआ था। त्रिश काटा, लेकिन त्रिश के काटने से नहीं हुआ था। धतूरे के बीच से ये तो नहीं, ये भी नहीं हुआ था। और रही बात दुर्घटना, तो उनका दुर्घटना हुआ ही नहीं था। कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रक्तस्राव। हम अभी आपको बोले हैं कि लेखक के पिताजी की मृत्यु ना वो पत्थर मारने के वजह से अधिक खून बह जाने के कारण से हुआ था। तो अधिक खून बहना मतलब रक्तस्राव से हुआ था। तो इसका आंसर डी होगा।
यहां लिखा हुआ मानसिक सदमे। कॉमन सेंस की बात है, अगर आपको पत्थर से बहुत मारेगा तो आप घबराइएगा कि नहीं घबराइएगा, तो ये मानसिक सदमे। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? आप बताइए, हम रुके हुए, आप आंसर बताइए। हम बोले थे कि नया साल के दिन हुआ था, बोले थे कि नया साल के दिन हुआ था, बताइए, आप बताइए। सब लगे भैया पढ़ा दिए, बड़ी तेज तराक है कि नया साल को दिन हुआ था। इसका आंसर ए हो जाएगा, 1 जनवरी 1952 को हुआ था। ओके, हाई सा को तो काट दो भाई, हाई सा को काट दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। त्रिक्ष क्या है? ये त्रिक्ष है क्या? ये जंगली सांप है, ये क्या है? दरियाई घोड़ा है, ये भेड़िया है, या फिर जहरीला लिजार्ड है? लिजार्ड, यहाँ पे हिंदी में लिखा है लिजार्ड, तो हम आपको शुरुआती में ही बोले तो त्रिक्ष का मतलब त्रिक्ष जो है लिजार्ड है। क्या है? लिजार्ड है। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। त्रिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? बड़ी प्यार से समझाए थे कि त्रिच कहानी का केंद्रीय भाव किससे है, किससे संबंधित है? कहानी कारक से है ना भैया, कहानी कारक से ना है। कहानी कारक के मां से है ना भैया, मां से भी नहीं है। कहानी कारक के दोस्त से है ना भैया, ना। किससे है? कहानी कारक के पिताजी से है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। मितभाषी शब्द का अर्थ क्या है? तो बड़ी प्यार से बोले थे, मितभाषी शब्द का अर्थ है कम बोलने वाला व्यक्ति। तो क्या है? बहुत अच्छा व्यक्ति, ना भाई ना, नहीं होगा। बहुत बुरा व्यक्ति, बिल्कुल भी नहीं। कम बोलने वाला या अधिक बोलने वाला, तो कम बोलने वाला का मितभाषी होता है, बोले थे ना। और लेखक के पिताजी मितभाषी ही थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। लेखक के पिता को त्रिच कब काटा? सुबह, शाम, दोपहर, रात? तो ये तो बताने वाली बातें नहीं है। शाम को काट लिया था लेखक के पिताजी को त्रिच, त्रिच मतलब लिजार्ड काट लिया था। अब अपना स्कोर बताइएगा कि 10 में से आपके कितने सही हुए हैं। जिसके भी 10 का 10 सही हुए, ऑप्शन दो, जिसके भी 10 का 10 सही हुआ है वो बहुत ही टॉप पे चल रहा है। जिसका 9 हुआ है वो भी बहुत टॉप पे चल रहा है। जिसका 8 हुआ है तो आप टॉप पे नहीं चल रहे, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। और 7 6 वाले की हम बातें नहीं कर रहे। अब चलते हैं सब्जेक्टिव की ओर, ये रहा सब्जेक्टिव। अब चलते हैं सब्जेक्टिव की ओर। सब्जेक्ट उंगली दिखा रहा कि हिंदी है सब्जेक्टिव, हिंदी है, हिंदी है सब्जेक्टिव। ये रहा सब्जेक्टिव। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, लेकिन पहले समझा दे रहे क्या है। देखिए क्या है सब्जेक्टिव, क्या है त्रिक्ष, क्या है ये पूछ रहा है कि त्रिक्ष क्या है। त्रिक्ष क्या है? कहानी में यह किसका प्रतीक है? कहानी में यह किसका प्रतीक है? क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। त्रिक्ष लेखक के सपने में आता था, वह इतनी परिचित आंखों से देखता था लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाता था। यह परिचय आंखों से क्या आशय है? क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ नहीं आया होगा, इसलिए वो बड़ी प्यारी बात बताते हैं कि ये जो हम लिख रहे हैं ना, क्या लिख रहे हैं आप बताइए, कहां लिख रहे हैं, कहां लिख रहे हैं? लिख रहे हैं योद्धा नोट्स, योद्धा नोट्स। कहने का मतलब है कि सभी सब्जेक्टिव का आंसर आपको केटी भैया के योद्धा नोट्स में मिल जाएगा। और केटी भैया के योद्धा नोट्स मिलेगा कैसे भैया? तो जो जो ले लिए हैं उत्तरीस चैप्टर के सब्जेक्टिव में जाइए, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। और नहीं लिए है ना, तो है भैया, है दीदी, हाई नंबर पे मैसेज कीजिए। हमारा हैंड राइटिंग बुरा है आप मानते हैं, तो 7643002409 इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, तो आपको नोट्स के बारे में सभी जानकारी मिल जाएगा कि नोट्स क्या क्या है। तो इस सभी सब्जेक्टिव का आंसर केटी भैया के इस नोट्स में मिल जाएगा। तो सब्जेक्टिव का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस सभी का आंसर केटी भैया के नोट्स से याद कीजिए। और इस बार हिंदी में 90 पार चाहिए तो चाहिए, कोशिश कीजिए कि 95 हो, लेकिन 90 पार चाहिए तो चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी और बहुत ही प्यार से आपको समझाने की भी हम कोशिश किए हैं। और अगर आपको यह वीडियो समझ में भी आई है, जो भी पढ़ाया गया वो समझ में आई है और वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सबसे जरूरी बात, आपका 10 में से कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा कि हमारे प्यारे भाई बहन किस तरीके से पढ़ रहे हैं और 10 में से कितने ऑब्जेक्टिव सही हो रहे हैं। तो आप सभी प्यारे भाई और सभी प्यारे प्यारे दीदी को इस भैया वाले चैनल पर बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी आप सभी को दिल से लव यू।